हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज का जो सेशन है ये रेगुलर सेशन से थोड़ा हटकर है। इस टॉपिक की काफ़ी सारी डिमांड आई थी, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे, कमेंट भी किए थे और ये टॉपिक लोग चाहते थे, तो इसलिए आज इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। जैसा कि अब तक आपने रीड आउट कर ही लिया होगा, तो इस टॉपिक का जो नाम है वो ये है कि क्या आपकी लाइफ में दूसरी शादी की संभावना है। तो जो लोग सिंगल हैं, अभी स्टिल मतलब एक बार भी रिलेशन में नहीं गए, रिलेशन का मतलब लीगल बॉन्डिंग में नहीं गए हैं, वैसे वाला बॉन्डिंग तो अलग चीज़ है। शादी जिनकी टूट गई और वे अपनी शादी के बाद अभी अपना जीवन जी रहे हैं, क्या उनके जीवन में दूसरी शादी की संभावना है? या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपनी मैरिड लाइफ में स्टक हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं और भविष्य के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या उनके जीवन में भी अगर वो उस मैरिड लाइफ से निकल जाएं, करंट में जो अभी चल रही है, तो क्या उनके लिए भी दूसरी शादी की संभावनाएं हैं या नहीं है? और इसमें एज बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, आप छोटे हो सकते हैं, बहुत ओल्ड एज भी हो सकते हैं, तो ये सभी पर रेजोनेट करेगा। पाइल्स आज की जो मैंने बनाई है, पाइल चुनने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें इसलिए आ रही थी क्योंकि कई लोगों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया कमेंट लिख करके कि कलर्स मत लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जिसको हम सीधे रेजोनेट कर सकें, जिससे हम सीधे कनेक्ट हो सकें, यानी कि मन बायस हो जाता है। तो आज की जो पाइल मैंने बनाई है वो युद्ध सामग्रियां हैं। जी हाँ, वो आजकल की नहीं है, पुराने ज़माने की है, महाभारत कालीन है। तो अब आपकी स्क्रीन पर पाइल्स आनी शुरू हो गई हैं। पहली पाइल है त्रिशूल, दूसरी पाइल है धनुष और तीसरी पाइल है गदा। जी हाँ, ये तीन पाइल्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जिस पाइल के ओर आपका खिंचाव आपको पहले मालूम देता हो, पहले आप जिस पाइल को लाइक करते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, उसे अपनी पाइल बना लें। इसमें तीन के तीनों आयुध हैं, तीन के तीनों ही अपने आप में यूनिक हैं और तीन के तीनों ही एक बड़े सिंबल्स का प्रतीक रहे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के प्रतीक भी रहे हैं। खैर, तो जो भी है, आप इन तीनों में से जिसको भी चूज करते हैं उसको अपनी पाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर है। और आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके पाइल के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, उसे मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा जब मैंने नई वीडियोस डाली हैं। साथ ही साथ मेरे पुराने व्यूवर्स, आप सभी लोगों का जितना सहयोग और प्यार मिल रहा है, कमेंट्स को रीड करने में मुझे थोड़ी अब डिले का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज बिजी शेड्यूल्स होते हैं। तो फिर भी कोशिश करता हूं कि सभी को जवाब दे सकूं। कभी कभी डिले हो जाते हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन जवाब मैं सबको देने की कोशिश करता हूं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक्चुअली कहीं पर स्टक हैं, किसी तरह की ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, जैसे कभी माइंड में कोई ब्लॉकेज आ गई, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं आगे कैसे जाऊं या किस तरफ मूव करूं, या बहुत ज़्यादा उलझन और परेशानी में है, बिल्कुल तनाव इतना हो गया है कि अब लग रहा है कि डिप्रेशन में बस जाने ही वाले हैं, या आप एंजाइटी पिल्स पर ही हैं और आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं सचमुच आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपको उन प्रॉब्लम से निकालने में, कैसे निकलेंगे आप, क्या पाथ आप लेंगे, क्या प्रोसीजर आपका रहेगा, मैं सब कुछ में हेल्प कर दूंगा आपकी। तो आप अगर चाहते हैं मेरे साथ अपने टैरो सेशन को, पर्सनल टैरो सेशन को, तो उसके लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। आप सबसे पहले मेरी टीम के साथ कनेक्ट होंगे, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो लोग अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम में हैं या मैरिड लाइफ टूट चुकी है, उनके जीवन में सेकंड मैरिज के योग हैं या नहीं है, या कितने चांसेस हैं। और बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, जब भी देख रहे हैं, वहीं से इसकी जो टाइमलाइन है कंटिन्यू होनी शुरू होगी। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये 70 से 100% के बीच में ही रेजोनेट होगी, जरूरी नहीं कि ये पूरी रेजोनेट हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक, आज का वीडियो ठीक लगेगा और शायद मैं इस टॉपिक को लेकर के आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर त्रिशूल को चुना था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे साइड में त्रिशूल का पिक्चर लगा दिया गया है हमारे एडिटर्स के द्वारा।
तो आपकी पाइल नंबर 1 है और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपकी मैरिड लाइफ की जो भी प्रॉब्लम रही हैं, जिन प्रॉब्लम्स को आपने एक तरह से झेला है या जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ से सेपरेट हुए या किसी सिचुएशन की वजह से, किसी अनहोनी की वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ में अब सेपरेशन में आ गए या बिल्कुल सिंगल हो गए। अचानक ही हो जाता है ना कभी कभी कि कुछ अनहोनी हो गई। तो आपके जीवन में दूसरी शादी की कितनी संभावना है, कितने चांसेस हैं, आज यही हम रीड करेंगे। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले राइडर वाइट डेक से निकालता हूं। कार्ड नंबर आया है 3 ऑफ द कप्स का। ये दूसरी शादी की संभावना का मतलब ही होता है कि आपकी पहली शादी खत्म हो चुकी है, और चूंकि पहली शादी खत्म हो चुकी है तो 3 ऑफ द कप्स आपके पास्ट के लिए आए हैं, जो बताते हैं कि पहले चीज़ें ठीक थीं। तो इनका तो अभी इतना ही है, अभी पूरी डिटेल ये बाद में देंगे क्योंकि अब अकेले नहीं बोलना चाहते। इनने सिर्फ एक लाइन पर रोक दिया, मैं बोलने वाला था कुछ और बताएंगे शायद। इनने कहा पहली तो चीज़ें ठीक थीं, बस उसके आगे नहीं। दूसरा कार्ड मेरे पास आया है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आया है 4 ऑफ द सॉर्ड्स का। फोर्थ नंबर पर आया है 5 ऑफ द कप्स का कार्ड। 5 ऑफ द कप्स बड़ा प्यारा कार्ड है, थोड़ा निगेटिव थोड़ा पॉजिटिव दोनों होता है। और लास्ट में आ गया है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड जो है ये मेजर अर्केना ग्रुप से है, बाकी 4 कार्ड्स आए हैं माइनर ग्रुप से। तो पाइल नंबर 1 अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करने वाला हूं और देखता हूं कि आपके लिए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या फ्यूचर आपका है। जैसा कि जानते हैं पहले जीवन में काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक चल रही थी, एक तरीके से सब कुछ ट्रैक पर था, लेकिन अचानक ही आप या तो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गए या आपके पार्टनर ने आपके ऊपर उस तरह की जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जो वस्तुतः आपकी नहीं थी। यानी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से कटना शुरू किया और आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां एक एक करके आनी शुरू हो गई। आपने भी उन सबको अच्छे से निभाया, अपना योगदान दिया, अपनी मैरिड लाइफ में चीज़ों को बेटर करने की कोशिश शुरुआत से ही आपने करी। हालांकि शुरू में आपको उम्मीद बहुत थी, होप बहुत थी कि सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें खराब हो गई और खराब होने के बाद भी आपने उसे अंत तक बचाने की जो कोशिश करी है, जो पुरजोर कोशिश करी है। और ये तो उन लोगों का है जिनकी सेपरेशन हो चुका, जो अब मैरिड लाइफ से अलग हो चुके। अब उन लोगों के लिए बताता हूं जो पाइल नंबर 1 चूज करके बैठे हैं और जिनकी मैरिड लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है। आपकी मैरिड लाइफ में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसमें चीजें ठीक कर रहे हैं आप और फिर खराब हो रही हैं। मतलब इधर ठीक करते हैं और उधर खराब हो जाती है, फिर इधर वाला ठीक करते हैं उधर खराब हो जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग बनी हुई है, इस शिफ्टिंग से आप एक्चुअली थक गए हैं, इससे अब आप तंग आ चुके हैं और एक्चुअली अब आपको निकलना है। आप चाहती हैं कि मैं कभी चाहता बोलता हूँ और कभी चाहती बोलती हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा समझ लिया करो। मैं कभी कभी थोड़ा फीमेल वर्डिंग जो एंड में ती करके बोलता हूँ ना, वो इसलिए ताकि महिलाओं को भी लगे कि मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ, ऐसा ना लगे खाली पुरुषों के लिए चल रहा है। तो जब मैं चाहती हूँ या करती हूँ बोलूँ तो आप पुरुष हैं तो अपने लिए समझ लें, और जब मैं चाहता हूँ करता हूँ बोले तो महिला हैं तो आप अपने लिए समझ लें। इतनी अंडरस्टैंडिंग आप रखें। इतने दिन से आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं वो भी इस चीज़ को समझें, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें। थोड़ा सा इत्मीनान रखें। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो मेरे जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी अप हो जाएगी और थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस आप फील करेंगे। जैसा कि अभी अगर आप थोड़ा सा फील करेंगे तो मुझे बात करते करते थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस आ रही है। वो कार्ड्स हैं जो मुझे भी कंट्रोल करते हैं कई बार। जैसे मैं कभी कभी जब पर्सनल रीडिंग में लोगों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट होता हूँ और मेरे क्लाइंट्स की उस तरफ की हार्ट बीट अगर तेज हो जाती है तो मेरी भी तेज हो जाती है। मतलब कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होती है। जो लोग मेरे साथ पर्सनल सेशन में आए होंगे, अगर वे चाहेंगे तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्राइवेसी को हाइड रखें। मैं किसी का नाम नहीं लेता और ना हम किसी की प्राइवेसी को डिस्क्लोज करते हैं। तो बता रहा हूँ सिर्फ इस चीज़ को कि कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर उनकी हार्ट बीट तेज हो जाए तो तेज हो जाती है, और अगर वो नर्वस हो जाए तो वो नर्वसनेस मेरे पास इस तरह आती है कि मेरे हाथ कांपने शुरू होते हैं और हल्का सा पसीना जैसा, मतलब स्वेटिंग हल्की सी मामूली सी फील होती है। और तुरंत मैं उनको बताता हूँ कॉल पर कि तुरंत आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें, ब्रीथ करें या पानी पी लें, जो भी है। तो इसलिए यहाँ पर भी आ रहा है कि जब आप इस रीडिंग को सुनेंगे, खैर अब तो आप नॉर्मल हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने बताया कि इतनी देर में सामने वाला पर्सन नॉर्मल हो जाएगा। तो अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करके चलें। अब पर प्रेजेंट टाइम का बता रहा था मैं आपको
कि आप एक तरफ चीज़ों को ठीक करते हैं, दूसरी तरफ चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर दूसरी तरफ जाके ठीक करते हैं तो पहली तरफ खराब हो जाती है। तो ये जो भागा भागी आपकी है ये बनी हुई है, और जब आप रुक जाते हैं तो चीज़ें यथावत रहती हैं, ना कुछ खराब होता है ना कुछ ठीक होता है, सब वैसे का वैसा। तो एक तरह से समझें कि ये वो स्थिति है कि जिसमें सब कुछ आपको ही करना है, सब कुछ आपको नहीं भी करना है, क्या करें कितना करें और क्या छोड़ दें कितना छोड़ दें। मतलब आप मेरी आवाज़ में थोड़ा सा एक पेन फील कर सकते होंगे, अगर आप फील कर सकते होंगे तो बहुत थैंक यू उस चीज़ के लिए, क्योंकि उस पेन को मैं फील करना शुरू कर गया हूँ। और एक्चुअली ये पेनफुल सिचुएशन आपकी है प्रेजेंट में। जिन लोगों को पाइल नंबर 1 जिन्होंने त्रिशूल को चूज़ किया है, उनकी जो प्रेजेंट मैरिड लाइफ है उसमें ये प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, यहाँ ये एक चीज़ बता दूं कि जिन लोगों की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनसे रेजोनेट नहीं करेगा, वो अपने में ना जोड़ें। मतलब है ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में सब सही चल रहा है, हस्बैंड वाइफ खुश हैं और आप इसको देख रहे हैं तो एंजॉय कर लें बस आज की वीडियो को। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू नहीं है तो एंजॉय कर लें, आप मान के चलें जीरो रेजोनेशन आपसे होगी। और मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए ना तो बदर होऊंगा ना मैं परेशान होऊंगा। और कभी कभी कुछ लोग काफ़ी मेरी रिस्पेक्ट करते, सोचते मैं नाराज़ हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने लिखा कि सर हमारी मैरिड लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है और रेजोनेशन 0% रही, तो यकीन मानिए मैं बहुत खुश होऊंगा। तो यहाँ सिर्फ उनके लिए है जिनकी लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके साथ ही बता रहा हूँ कि वो चीज़ों के में अब थक गए हैं, एकदम थक रहे हैं और अब उफ की कंडीशन तक पहुँच रहे हैं। 5वें कार्ड की इंटरप्रिटेशन अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं, तब तक मैं पहले जेन कार्ड से इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ। और फिर एक्चुअली ये टेम्परेंस का कार्ड है जिसे अभी थोड़ी देर में बात करनी है, अभी बात नहीं करनी है। वो अभी रुके हुए हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, सोचने देते हैं। आर्कएंजल हैं, इस पर आर्कएंजल यानी कि देवदूत की फोटो बनी होती है, स्वर्ग के देवदूत, उनकी पिक्चर बनी होती है। तो वो सोचते हैं, काफ़ी सोच विचार कर बात करते हैं, बहुत ही संतुलित व्यक्ति हैं। व्यक्ति ही कहूँगा ना, इंसान तो है नहीं। पहला कार्ड आपके लिए आया है ऑर्डरीनेस। आपके लिए सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड मेरे पास आया है ये है अवेयरनेस। आपके लिए थर्ड पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है द आउटसाइडर। ये कार्ड मेरे पास अक्सर आपने देखा होगा, बहुत दिन से अगर आप देख रहे हैं तो ये कार्ड मेरे पास बहुत कम आता है। लेकिन एक्चुअली ये कम इसलिए आता है क्योंकि इसकी अपनी अलग ही मीनिंग है। ये जैसा कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड है राइडर वाइट से, और द आउटसाइडर है जेन कार्ड से। अब अगर इन दोनों कार्ड्स को एडिटर प्लीज़ इस दोनों कार्ड्स के फोटोग्राफ को जूम कर दें और जूम की पोजीशन को दिखाएं आप लोगों को, तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं, इन दोनों कार्ड्स की पिक्चर लगभग आपको मतलब मैच करती हुई सी दिखेगी, एक दूसरे की पूरक दिखेगी। तो चीज़ें यही है कि द आउटसाइडर इस कार्ड का नाम है और उसका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स नाम है। फिर आ गया है शिज़ोफ्रेनिया, ये इंटरप्रेट करेगा 5 ऑफ द कप्स के साथ। और लास्ट कार्ड आया है क्लींजिंग द पास्ट। 5 कार्ड जेन से, 5 कार्ड राइडर वाइट से। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि थोड़ी चीज़ें जो आपके जीवन में चल रही हैं, और एक्चुअली आपके जीवन में जैसे आपने आज का टॉपिक लिया है मैंने कि शादी की कितनी संभावना है, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि आपके जीवन में शादी की एक्चुअली संभावना है और नहीं है, दोनों है। नहीं इसलिए है क्योंकि आप थक चुके हैं, नहीं इसलिए है क्योंकि आपने सोच कर रखा है कि बस बहुत हो गया, अब किसी और को मौका नहीं देना है मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने का। आप महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, आपने ये अब सोचना शुरू कर दिया है, आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन साथ साथ आपके माइंड में ये भी चीज़ आ रही है कि शायद आप अपनी पुरानी जो ज़िंदगी आपकी है, जो पास्ट आपका है, वो जो दुख और दर्द है, उस तकलीफ़ को आप छोड़ नहीं पाएंगे, ये कंटिन्यू आपके साथ रहेगी। इस पेनफुल सिचुएशन को, इस पेनफुल फीलिंग को आप हमेशा अपने साथ कैरी करेंगे, इसलिए भी आप दूसरी मैरिज में नहीं जा पाएंगे। एक तरह से अभी आपका अंतर्मन तैयार नहीं हो रहा। चलिए अब बात करते हैं जेन की। जेन कार्ड्स कहते हैं कि जब तक आप अवेयर हुए कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, आपके पार्टनर के साथ कुछ इशू चल रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आप एक जाल में फंस चुके थे। जाल कहें या ये कहें कि संबंधों की एक जो फीलिंग होती है, बाकी के जो रिलेशन है, समाज का जो बंधन है, समाज का जो प्रेशर है, उन सब चीज़ों में अब आप फंस गए थे।
लेकिन फिर वहां से निकलने की प्रक्रिया में भी आप आए और आपने जानबूझ करके, चाह करके, एक इंटेंशन के साथ में अपने आप को उस सिचुएशन से निकाला, ये जानते हुए कि शायद आपका जीवन अब यहीं खत्म हो रहा है। मतलब मरने की बात नहीं, जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। तो वो वाली सिचुएशन को एकदम मन में ठान कर, फेस करके मन में आपने उस रिलेशनशिप को बाय बाय किया, दिल पर पत्थर रख कर। जो लोग, अच्छा ये आज की रीडिंग में आपको बताऊं कि यहां से 1 2 3 ये जो 3 लाइन है ये एक साथ बात करते हैं और फिर यहां से सीधे जम करके इधर आता है। और इन तीनों की बातें बिल्कुल नहीं होती हैं, ये अपनी बातें अकेले करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट को डिफाइन कर रहे हैं। और ये अब बताएंगे मुझे कि जिनकी प्रेजेंट वाली प्रॉब्लम चल रही है तो इनका कनेक्शन उधर से नहीं है, तो यहां से सीधे इधर आता है। तो यानी कि आज मेरे नंबर 5 पर जो कार्ड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। प्रेजेंट कंडीशन में चीजें आपने पकड़ कर रखी हैं, इसलिए रुकी हुई हैं। आप छोड़ दें तो चीजें छूट जाएंगी। बस इतना ही बचा हुआ है रिलेशन में, और एक्चुअली अब आपको जरूरत है कि चीजों को छोड़ दें, क्योंकि हर चीज को अपनी ओर से नहीं पकड़ना है। सिर्फ शादी की ही बात नहीं है, ये यहां पर कार्ड कहता है सिर्फ शादी की बात नहीं है। इस मैरिज रिलेशन के अलावा भी आपके जीवन में कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो अभी बस छूट रहे हैं, जा रहे हैं, हट रहे हैं, और उनको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उन्हें उनकी स्वतंत्रता दे दीजिए। अगर आप उनको प्रिय हैं तो वे वापस आपके पास आएंगे, लेकिन आपको अपनी स्वतंत्रता भी प्रिय होनी चाहिए। अगर आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो दूसरे से उम्मीद ना करें कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और अब बात करते हैं फिर से आपके शादी की। भविष्य में आपकी शादी होने की संभावना एक्चुअली कम है, और उसका रीजन सिर्फ आप हैं, आपका माइंडसेट है, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं सकते, आप अपने पास्ट को छोड़ना ही नहीं चाहते, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जीवन में ये वाली सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। आप उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद, आशा, होप, ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन आज ये वर्ड यहाँ पर थोड़ा निगेटिव होकर चल रहा है, क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो पिछला बीता हुआ जीवन है ये एक सांप की तरह फन फैलाकर आपके सामने खड़ा हुआ है, और ये हट नहीं रहा आपके पास से, और आपको जरूरत है इससे हटने की। सबसे आसान तरीका मैं अब आपको बताऊंगा। एक कार्ड और लूंगा, हालांकि 10 हो चुके हैं, लेकिन अब मुझे एक रास्ता दिखाना है ना आपको कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, बहुत प्यारा कार्ड आया है, मेरा मतलब फेवरेट कार्ड है ये 8 ऑफ द स्वॉर्ड। 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, इस कार्ड में जो बात है वो, कभी कभी मैं इस कार्ड को देखता हूं, देर तक देखता हूं। ये कार्ड मानव स्वभाव की एक ऐसी दशा को दिखाता है जब मानव अपने आप को अपने ही बनाए हुए बंधनों में, अपने बनाए हुए जाल में फंसा देता है, और जब वो फंस जाता है तब वहां से वो मदद की गुहार लगाता है, बचाओ बचाओ की गुहार जैसा, कि कोई तो आए मेरी हेल्प कर दे, कोई तो मुझे इस समस्या से निकाल ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समस्या में आपने खुद को खुद डाला है। जब आपने खुद को खुद उस समस्या में डाल रखा है तो उस समस्या से बाहर भी खुद को ही निकालना होगा, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। अब आपको मैंने कहा कि मैं आपके लिए एक रेमेडी जैसी चीज निकालूंगा कि आपको करना क्या है ताकि पास्ट से आपका कनेक्शन छूट जाए। और वो सबसे आसान उपाय ये है कि आप पुराने बंधनों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, माइंड में प्रिपेयर हो जाएं, अकेले के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। अकेले के लिए रेडी नहीं है, जो मेरा है वो मैं लेके रहूंगा, ये लेके रहूंगी, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है जैसी फीलिंग्स आपको और तकलीफ और दुख देंगी। भगवान ने ऐसा क्यों किया, दुनिया में मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, मेरी लाइफ में सब कुछ खराब क्यों हो जाता है। इन चीजों के, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्चुअली नहीं मिलेंगे। इन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश बंद कर दें। जीवन प्रगति का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप रुक जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा, अगर पानी कहीं पर ठहर जाए तो उसमें से गंध आने लगती है, सड़ांध हो जाता है, बदबू करने लगता है। लेकिन जो पानी चल रहा होता है उसमें कभी बदबू नहीं आती। नदी बह रही होती है, उसका पानी हमेशा सुंदर होता है। लेकिन अपने आसपास देखिए, कहीं छोटे से गड्ढे में पानी इकट्ठा हो गया हो तो वो पानी खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये जीवन भी ऐसा ही है, अगर रुक जाएंगे तो जीवन खराब हो जाएगा, रुक जाएंगे तो जीवन यूजलेस, व्यर्थ हो जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपको बैलेंस करने की घोर आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको लगता है कि आप एक ऐसी समस्या में हैं जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, तो आप सही हैं। आपको लगता है आप एक ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिस प्रॉब्लम से कोई आपको निकाल नहीं सकता, तो भी आप सही हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम में हैं
जहां आपका पास्ट आपके साथ भूत की तरह चिपक गया है तो भी आप सही हैं। तो इस सही होने का क्या फायदा? अगर आप सही हैं और हर बार सही हैं तो इस सही होने का कोई फायदा तो है नहीं। अपनी जिंदगी आपने खराब कर ली, उस पर्सन के लिए खराब कर ली जिस पर्सन के लिए आपको बिल्कुल, अब मैं कहने पर मजबूर होऊंगा कि 2 कौड़ी के इंसान के लिए अपनी जिंदगी आपने खराब कर ली, सोच सोच कर खराब कर दी। वो आपके बारे में सोचे या ना सोचे, आपको क्या करना ले दे करके। कई बार लोग मुझसे कहते हैं ना कि एक्स की फीलिंग के ऊपर सर एक वीडियो बना दीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूं यार क्या करोगे जानकर एक्स की फीलिंग, गया गया जाने दो, गई गई जाने दो, वो तो चली गई ना। अब उसकी फीलिंग को जान के क्या करना, इतनी क्यों आग्रह है? अपनी जिंदगी देखो ना, आगे चलो, कोई और मिलेगी, कोई और मिल जाएगा। काफी सीरियस हो गया था ना। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि जीवन में आपके प्रॉब्लम थी और अब इस प्रॉब्लम से अब आपको अगर एक्चुअली में निकलना है, सचमुच में निकलना है, तो आपको इन चीजों को जो अभी मैंने कहा ना कि आप सही हैं हर मामले पर, उस मामले पर आपको अपने आप को गलत भी साबित करना होगा। क्या आप इस रिलेशन से सचमुच बाहर आना चाहते हैं? आपका आंसर यहां पर अभी होगा हाँ, लेकिन मेरे कार्ड्स कहते हैं जी नहीं, ये तो वापस जाना चाहता है, ये चाहते सब कुछ ठीक हो जाए। भले तलाक हो गया है, भले डिवोर्स हो गया, लेकिन ये चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए और आप वापस चले जाएं, और आपको वापस जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं है। इसका आपको बहुत अच्छे से एकदम करेक्टली पता है। रिलेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं जा सकता, आप जानती हैं, और फिर भी आप चाहती हैं चीजें पहले जैसी हो जाए। पुराना एकदम जब नया नया शादी हुआ था तब चीजें वैसी हो जाए, नहीं होंगी मैडम ऐसी। और आपने अपने उस रिलेशन को, जो रिलेशन एक्चुअली जा चुका है, पकड़ कर रखा हुआ है, आप चाहते हैं ठीक हो जाए, वो मेरे पास वापस आ जाए, मुझे प्यार कर ले। नहीं करेगी आपसे प्यार, क्योंकि खत्म है ही नहीं प्यार। आपका प्यार अपनी जगह, मैंने कई बार कई वीडियोस में कहा ना, प्यार एक तरफा होता है। तो आपका प्यार अगर अपनी जगह पर है तो है, उसे प्यार नहीं है तो नहीं है, उसे नहीं है तो बात खत्म। अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पाइल नंबर 1, आपकी दूसरी शादी की संभावना बहुत कम है। उसका रीजन है आप, क्योंकि आप अभी प्रिपेयर नहीं हैं, आप अभी रेडी नहीं हैं। आप अगला कदम उठाने से इतना हिचकिचाए हुए हैं जितना वो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कि कहीं पर थोड़ा सा अगर गड्ढा हो या गिरने के चांसेस हो तो कदम आगे ही नहीं बढ़ाता, जाता ही नहीं है। उसको कितना भी बुलाइए कि आ जाओ बेटा हम पकड़ देंगे। भगवान भी आपको बुलाएं कि आ जाओ हम आपकी जिंदगी आगे संवारेंगे। टेम्परेंस का कार्ड है जो कहता है बैलेंस कर लें, अगर सिर्फ बैलेंस कर लें सही सही, भूलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस कर लें सही सही, तो फिर आगे की चीजें बेटर हो जाएंगी। सिर्फ बैलेंस कर लें। बैलेंस करने को तैयार नहीं आप, तो बताइए कोई क्या कर सकता है। पाइल नंबर 1, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि मैंने आपको ये सारी बातें कही। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगा हो कि मैंने आपको डांट दिया। कई बार लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर आपने तो डांट दिया। क्या करूं यार, कभी कभी लोगों की लाइफ को ठीक करने के लिए उनको डांटना भी जरूरी है। टीचर भी मारते थे ना हमें छोटे थे, तो मैंने भी मार खाई है, ऐसा नहीं है। मेरे टीचर्स अगर देख रहे हो तो गुरुजी नमस्ते, कमेंट में लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाए आप भी देखते हैं मेरे प्रोग्राम को। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए इतना ही। अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें। अपना जीवन आपका है, इसे अपने हाथ में नियंत्रित करने का प्रयास करें, चीजें बेटर हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर आऊंगा। और हाँ, जाते जाते आपको बता दूं कि जो स्टोरी का एक चैनल मैंने बनाया है, उसके ऊपर एक नई स्टोरी मैंने आज पोस्ट करी है। मतलब मेरे टीम के द्वारा एक पोस्ट की गई है नई स्टोरी, और उसका सिर्फ आपको टाइटल बताऊंगा। आज मैं स्टोरी के बारे में कोई हिंट नहीं देने वाला। स्टोरी का टाइटल है आनंद की कहानी, बस इतना ही टाइटल है। अब आप जाइएगा, देखिएगा, सुनिएगा, बहुत प्यारी कहानी है, आपका दिल खुश हो जाएगा सुन करके। आनंद की कहानी, यही नाम है उसका। तो पाइल नंबर 1, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर धनुष को चूज किया था, जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मेरे साइड में, तो आपकी पाइल नंबर है 2। और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से बाहर आ चुके हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी दूसरी शादी होने की चांसेस हैं या नहीं है, कितनी संभावना है, कितनी नहीं है। यहां पहले डिक्लेयर कर दूं कि जिन लोगों की मैरिड लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, वे आज कोई पाइल न चुने। अगर मेरे वीडियो देखना हो तो आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखें। कभी कभी मेरी बातें कुछ सुनने में आप लोगों को अच्छा लगता है, थैंक यू इसके लिए। आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि कुछ सीखने को मिलता है, तो उसके लिए भी थैंक यू कि मैं इतना कुछ थोड़ा मोड़ा कर पा रहा हूं। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में एवरीथिंग इज ओके, तो पाइल को चूज ना करें।
सिर्फ एंजॉय कर लें। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम है तो पाइल चूज करें और वीडियो को देखें। पाइल नंबर 2 अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा। एक बार रीशफलिंग कार्ड को, ताकि कार्ड्स री-एनर्जाइज्ड हो जाएं। कार्ड्स अभी री-एनर्जाइज नहीं हुए हैं क्योंकि इनकी जो शफलिंग है उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यानी स्मूथ शफलिंग नहीं चल रही है। शफलिंग बिल्कुल स्मूथ हो जानी चाहिए और कोई भी कार्ड हाथ से गिरना नहीं चाहिए। एक बार कमेंट में किसी ने पूछा था दूसरे रीडर्स गिरे हुए कार्ड से रीडिंग कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं वो उन्हीं से पूछें, मैं तो नहीं करता। और अगर कोई कार्ड गिर गया दैट मीन्स उसे आना नहीं था, मैं पकड़ रहा था और वो भाग गया। राइट, लाइन बनी है सारे बच्चों की और आप किसी एक बच्चों को इधर और उसे नहीं आया तो वो भाग जाएगा। अब जो भाग जाए बोले यार यही वाला चूज हो गया, गलत कर दिया ना वही वाला चूज करके। चलिए, छोटी सी हंसी हो गई ताकि आप अपने सीरियस पॉइंट से हट जाएं और अब शुरू करें। एकदम नॉर्मल नेचुरल बैठें। पहला कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ द स्वॉर्ड्स का, पाइल नंबर 2। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ द वॉन्ड्स का, ग्रेट। तीसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स। चौथा कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ द वॉन्ड्स और आपके लिए लास्ट में अंतिम कार्ड मेरे पास जो आया है ये है एस ऑफ द कप्स। चलिए, काफी कुछ आपने झेल रखा है अपने जीवन में पाइल नंबर 2। और अब देखते हैं सबसे पहले राइडर वाइट की डेक से कि आपके लिए क्या मैसेज है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके विवाह के पश्चात ही आपको पता चल गया था कि चीजें ठीक होने वाली नहीं हैं। आप कुछ भी कर दें, पटरी पर ये नहीं आने वाला। कोशिश करी आपने कि दूसरों को ना पता चले, एक तरह से दरवाजे बंद कर दिए ताकि अंदर की बात बाहर ना जाए, लोगों को जानकारी ना हो। आपने सबको ठीक ठाक चीजें बतानी शुरू कर दी, अपने आप को भी एक तरह से सांत्वना देनी शुरू कर दी, अपने आप को भी बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही आपको समझ में आ गया कि अब आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। इतना सॉफ्ट होकर के काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सॉफ्टनेस ने आपकी जिंदगी को लगभग बर्बाद कर दिया या बर्बादी की कगार की ओर लेकर चलना शुरू कर दिया। तो फिर आपने स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए। अब यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि अब यहां से मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जो सेपरेट हो चुके, पहले उनकी, फिर उनकी बात करूंगा जो होना चाहते हैं या अभी नहीं हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं। तो पहले उनकी जो हो चुके। तो आपने डिसीजन लिया कि सेपरेट होना चाहिए और आप हो गए। और होना जो आपको पड़ा, सेपरेशन के में जाना पड़ा, एक डिवोर्स का मामला आपके जीवन में जो आया, या बिल्कुल जो भी आपने किया अलगाव कर लिया लीगल तरीकों से, वो डिसीजन इतना ज्यादा टफ था, इतना ज्यादा मुश्किल था, इतना ज्यादा कड़ा डिसीजन था कि अभी भी आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता कि आपके जीवन में ये हो चुका है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि तकलीफ अभी भी बनी हुई है कि आपके जीवन में ये हो चुका है और आप उस तकलीफ के साथ दो चार हैं, उस तकलीफ के साथ गो थ्रू अभी भी बने हैं। अब उनकी बात करते हैं जो अभी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जो लोग अभी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उन्होंने भी एक्चुअली थोड़ा पहले, अब ये चूंकि जनरल रीडिंग चल रही है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये वहां से आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट कर जाएगी 70 से 100%। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सनल रीडिंग जैसा है तो बताइएगा जरूर अगर आपको ऐसा लगे तो, क्योंकि मुझे ऐसी इंट्यूशंस भी आ रही हैं। तो आपकी लाइफ में चूंकि अभी आप मैरिड हैं, अभी छोड़ा नहीं है, अभी अलग हुए नहीं हैं, अलग होने के बारे में विचार चल रहा है, तो आपका जो जीवन है उसमें आपने पहले कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले आपने एकदम अलगाव की बातें सोच ली थी, लेकिन फिर आपको एक आशा की किरण नजर आई। आपको लगा कि चलें थोड़ा तो शायद अलगाव ना हो, लेकिन फिर अब इस समय आपको ऐसा लगता है कि जब तक दूसरा पर्सन, सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ करता नहीं है या कुछ करती नहीं है, या उसकी ओर से किसी तरह की पॉजिटिविटी नहीं आती है, सारा निगेटिव ही रहता है, तो फिर आप कहां से उसके साथ पैचअप कर सकते हैं और आपको अलगाव में जाना ही पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी की जो कंडीशन है बड़ी टॉट बनी हुई है आपके जीवन में, अलग हो या ना हो। इस सिचुएशन में भी कई लोग हैं और कई लोग अपने जीवन साथी के नकली व्यक्तित्व और नकली व्यवहार से इतना परेशान हैं, जिसमें वो दूसरों के सामने सब कुछ अच्छा होने का ढोंग करते हैं या करती हैं, दिखावा करते हैं या करती हैं, और वर्तमान में बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस है और अपने जीवन साथी को बिल्कुल ही धोखा दे करके रखे हुए हैं। तो समस्या यह है कि आपको एक तरह से समझें कि मजबूरी में अलगाव में जाना ही पड़ जाएगा, ऐसा अभी आप सोच रहे हैं। लेकिन जब अभी आप गए नहीं हैं या गई नहीं हैं, तो उस समय आप ये भी सोच रही हैं कि अगर मैं अलगाव में जाऊं तो आगे का मेरा जीवन कैसा होगा। उम्मीद आपको बहुत है कि आगे के जीवन को मैं बना लूंगी,
लेकिन इस चीज की उम्मीद नहीं है कि अब कोई मिलेगा या नहीं मिलेगी। अपने ऊपर तो पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत पर अब भरोसा नहीं रह गया है। आइए जेन कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं जेन कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। जेन कार्ड्स बड़े एक्साइटेड हैं इस पूरे मैटर के ऊपर, क्योंकि शफलिंग करते समय मुझे फील हो रहा है ये चीज़। इसका मतलब कुछ अच्छे कार्ड्स आने वाले हैं और कुछ ऐसे कार्ड्स आने वाले हैं जिनका इंटरप्रिटेशन बड़ा अलग होने वाला है। क्रिएटर आया पहला कार्ड। दूसरा कार्ड मेरे पास जो आया हुआ है इसका नाम है गिल्ट। कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर कार्ड आया हुआ है गाइडेंस। 4th नंबर पर कार्ड आया है द रिबेल। द रिबेल आपके वर्तमान को दिखाता है। रिबेल का जो लोग मतलब नहीं जानते उनको बता दूं कि एक तरह की क्रांति होती है, रेवोल्यूशन होता है ना, जैसे किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज को उठाना या बागी व्यक्तित्व का आ जाना। जैसे बागी मतलब जो चल रही परंपराओं को तोड़ देता है उसे बागी कहते हैं। और 5वां कार्ड आपके लिए आया है कंडीशनिंग। ठीक है, अब जेन कार्ड से भी आ चुके हैं। जेन टैरो एक्चुअली इसको बोलते हैं, कि एक ने नाम पूछा था, ये जेन टैरो है, सिंपल जेन टैरो इसको बोलते हैं। आप अगर इसको परचेस करना चाहते हैं तो किसी भी टैरो की शॉप जहाँ पर टैरो बिकते हों या ऑनलाइन, वहाँ पर ओशो जेन टैरो आप लिखेंगे तो मिल जाएगा। वैसे ये बड़े डिफ़िकल्ट कार्ड होते हैं। इनके बारे में मैं बता दूं कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी डीप होती है, लेकिन ये कमांड नहीं देते जल्दी से अपने ऊपर। इनकी कमांड मिलनी थोड़ी मुश्किल है, और जब तक आपको कमांड नहीं मिलेगी आपको सिर्फ उतना ही पता चलेगा जितना आपने किताब में पढ़ रखा है, और उसके आगे कुछ भी नहीं। खैर, तो जेन कार्ड्स बताते हैं कि आप अभी भी उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन को अपने माइंड में ढो रहे हैं जिस प्रॉब्लम की वजह से आप सेपरेशन तक पहुंचे। आपने हालांकि अपने आप को मूव करने की, मोटिवेट करने की आगे कोशिश करी, एक तरह से मूव ऑन करना चाहा, जैसे कि नए लड़के लड़कियां कभी कभी ब्रेकअप के बाद कर लेते हैं, बट आपसे ये हो नहीं पा रहा है। मूव ऑन करना शायद आपके लिए मुश्किल हो रहा है। भले आप यंग एज हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी इस समय ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशन से मूव ऑन करना, छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो गया है, और आप इस रिलेशन में इस कदर फंस गए हैं कि अब इस रिलेशन से कैसे निकलें। ये उनके लिए बता रहा हूं जो अभी इस रिलेशन में है, कि कैसे निकलें, कैसे टॉलरेट करें, समझ में नहीं आ रहा। जो लोग इस रिलेशन से बाहर निकल चुके हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा कार्य कर दिया है जिस कार्य में वे चल रही सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध जाकर खड़े हुए हैं, और अब सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये आप मानकर चल रहे हैं। सोसाइटी ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं, सोसाइटी ने अभी कुछ माना नहीं, क्योंकि सोसाइटी कुछ भी नहीं मानती। सोसाइटी इज अ माइंडलेस थिंग एक्चुअली, अ ग्रुप ऑफ माइंडलेस पीपल, अगर ऐसा कहूं तो भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सोसाइटी बस उतना ही समझती है जितना कि उसको समझाया जाता है। भीड़ का अपना अस्तित्व नहीं होता। सोसाइटी मीन्स भीड़। जो लोग थोड़ा सोसाइटी वगैरह पर बिलीव करते हैं उनको मेरी बातें शायद थोड़ी सी बुरी लग जाएं, तो कोई बात नहीं। मैं तो यहाँ पर आइसक्रीम थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं तो मैं तो वो बेच रहा हूँ, वो क्या कहते हैं उसको, चाट बेच रहा हूँ। किसी किसी को अच्छा लगेगा, मजा आएगा, चाट खाने में मजा आता है ना कुछ लोगों को, किसी किसी को तीखा लगता है और किसी किसी को इतना तीखा लगता है कि आंसू भी आते हैं। तो आई एम सेलिंग चाट, आई एम नॉट सेलिंग आइसक्रीम, कि सबको खा के मीठा लगे। तो सोसाइटी एक भीड़ की तरह है। भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता, भीड़ का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। भीड़ एक मुरझाए हुए या भ्रमित या माइंडलेस भेड़ों के झुंड की तरह होती है, जो आगे वाले को फॉलो कर रही होती है और पता नहीं होता क्यों फॉलो कर रही है। तो इसलिए सोसाइटी पर ध्यान न दें। जब आपके जीवन में समस्याएं आई तो सोसाइटी ने कोई हेल्प नहीं करी। आगे अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई, कल को खाने को नहीं रहा, तो सोसाइटी नहीं आएगी आपको खाना देने के लिए, और अगर आएगी तो वो सेल्फी लेकर के और फेसबुक पर डाल देंगे कि देखिए हमने इनकी हेल्प करी। एक बार हेल्प की फोटो डाल देंगे, उसके बाद में फिर अब आप अपना देख लीजिए, वो अपना देख लें। ऐसे ही होता है ना। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये जान ले, पाइल नंबर 2, अगर आपने धनुष चूज किया था, पाइल नंबर 2 है। और अगर आप इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत बुरी तरह जकड़े हुए हैं और आपको लगता है कि आप अगर इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं और सामाजिक गलती करते हैं, समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समाज के ऊपर विश्वास करके आपको नहीं करना चाहिए। अपनी जिंदगी पर विश्वास करके डिसीजन ले लीजिए। मैं यहां पर कुछ भी नहीं कहूंगा, आप बाहर आए या अंदर रहें, रिलेशन में रहें या ना रहें, इस पर मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा, एक्चुअली नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ द वॉन्ट्स का कार्ड आया है, जो आपके माइंड की वोलेटाइलनेस को दिखाता है कि आप अभी भी झंझावात में डिसाइड नहीं किया है, बाहर निकलना भी चाहते हैं और नहीं निकलना चाहते हैं। चाहते हैं विद्रोह कर दूं, लेकिन चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये करना नहीं चाहिए। इसलिए
इस अनडिसिसिव मोमेंट को, अनडिसीजनड मोमेंट को कहूं तो मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। बस आपको इतना ही समझाऊंगा कि सोसाइटी के बारे में सोचना बंद कर दें। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर दें। गाना भी है ना, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। आगे वाली लाइन मेरे को याद नहीं है। चलिए, आगे की लाइन याद नहीं है, मैं याद करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तो दूसरों के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है अपनी लाइफ में आपको अलग होना चाहिए तो अलग हो जाए, आपको लगता है रहना चाहिए तो रह लीजिए, मर्जी आपकी। अब बात करते हैं संभावनाएं कितनी है। एक्चुअली संभावना है, एस ऑफ द कप्स भी आया है, कंडीशनिंग का भी कार्ड आया है। तो कहते हैं कि आपकी शादी की संभावना है और 1 साल तक नहीं है। यानी कि अगर आप अभी सेपरेट हो जाते हैं तो वहां से 1 साल का जो सिनेरियो है वो देख लें। या दूसरी तरह से मैं बता दूं, दोनों चीजें इस पर रेजोनेट करेंगी। सबसे पहले तो अगर आप सेपरेट होते हैं, अगर अभी सेपरेट नहीं है और आप सेपरेशन में चले जाते हैं, मेरी बातों से आपको ऐसा फील होता है कि आपको सेपरेशन में जाना चाहिए, तो मतलब मैं यहाँ एडवाइस नहीं कर रहा सेपरेशन की, सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको सेपरेशन में जाना चाहिए या आपने डिसाइड कर लिया है, तो अभी से लेके 1 साल तक कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद चीजें आपके जीवन में थोड़ी मूव होंगी और तब संभावनाएं बनेंगी आपकी एक और शादी की, और वो शादी एक्चुअली सक्सेसफुल रहेगी। अब उनकी बात करते हैं। जिन लोगों ने सेपरेशन को देख लिया है, काफी समय उनका बीत गया है, उनके लिए बता दूं कि आप अब किसी भी तरह से अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर ना करें कि कोई आपका फायदा उठा ले जाए। किसी भी तरह से अपने आप को इस चीज के लिए भी मोटिवेट ना करें कि आप किसी की फीलिंग्स का ध्यान रखेंगे। आपको एक इंसान की फीलिंग का ध्यान रखना है, वो है आप खुद। आपकी फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए, सामने वाले की फीलिंग की ऐसी की तैसी। हर्ट कर दीजिए उसकी फीलिंग को, चाहे जितना। बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आ जाइए। एक जीवन आपने अपना, मतलब शादी एक जीवन ही जैसा होता है, नया जीवन होता है, तो एक जीवन तो आपका तबाह हो चुका है, अब दूसरे को तबाही से बचाएं। अपने बारे में प्लान करें और सोचें सामने वाले पर्सन के साथ क्या मैं खुश हूं। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ वो खुश है या नहीं है। वो खुश नहीं है, कोई बात नहीं है, उसे हम समझा लेंगे। लेकिन अगर मैं खुश हूं तब ठीक है ना। अगर पहले मैं खुश हूं तो मैं सामने वाले की खुशी के अकॉर्डिंग चीजों को परिवर्तित कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं खुशी नहीं हूं तो सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग मैं कैसे परिवर्तन कर सकता हूं चीजों में। तो ये हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लगे कि सामने वाला पर्सन हमसे खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। अगर वो आपसे खुश है तो आपको बदलाव लाने की जरूरत ही क्या है। समझ रहे हैं बात को। अगर वो खुश ही है तो फिर बदलाव की जरूरत क्या। बदलाव की जरूरत तो तभी पड़ेगी ना जब वो आपसे खुश नहीं है। तो इट मीन्स आपको फोकस अपने पे करना है कि क्या मैं खुश हूं, क्योंकि आपकी खुशी के लिए वो पर्सन बदलाव करेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप बदलाव करेंगे इसकी गारंटी आप अपने अंदर ले रहे हैं। तो अपनी खुशी देखिए पहले। दूसरे, कोई भी पर्सन आपको अगर एडवाइस करता है सेकंड मैरिज कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इनसे मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, तो उसकी बातों को सुन करके इधर से सुनिए, इधर से बाहर, बिल्कुल बॉदर नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। तीसरा, कोई व्यक्ति आपको आपके जीवन के बारे में ज्ञान गंगा देना शुरू करता है कि भैया तुम्हारा जीवन ऐसा हो गया, तुम्हारा जीवन वैसा हो गया, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम्हें अपने जीवन में ये नहीं करना चाहिए, तो उसकी बात पर भी आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है सिर्फ अपनी बात पर। आपको ध्यान देना है अपने आप को आगे बढ़ाने पर। आपको ध्यान देना है अपनी स्टेबिलिटी पर। आप अपने पाथ को लेकर के आगे बढ़ जाएंगी और वो पाथ सही होगा, आपके फेवर में होगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ रही होंगी या जब आप आगे बढ़ रहे होंगे, उस समय कई लोग होंगे जो या तो आपकी टांग खींचने का काम करेंगे या आपको आकर के बताएंगे कि आपने एक गलत मार्ग चुन लिया है और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। भले उनको अपनी जिंदगी में 0 एक्सपीरियंस हो, लेकिन ज्ञाता बनकर आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। आपकी दूसरी शादी की बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं और एक्चुअली बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। वे लोग जो पहले से सेपरेशन में हैं उनके लिए भी संभावनाएं एक्चुअली चल रही हैं। यहाँ पर टाइमलाइन की बाउंडेशन नहीं है। मैंने सोचा कि मैं टाइमलाइन देखूं, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप सेपरेट हो चुके हैं तो आपके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। जब आप शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, माइंड से अपने प्रिपेयर हो जाएंगे, तो शादी का समय आपके शुरू हो जाएगा। देखिए, एक शादी होने के बाद मैं आपको बता दूं, जैसे कभी कभी कुंडली वगैरह में होता है ना, मैं कुंडली भी देखता हूं, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो कुंडली में शादी के कई स्लॉट्स होते हैं। नॉर्मली हर कुंडली में शादी का एक जो स्लॉट होता है वो 25 साल की एज के आसपास में होता है। और अगर कुंडली में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्किजर्स नहीं बना है, पाप ग्रह नहीं है, कोई पाप दृष्ट ग्रह नहीं है, या सप्तम भाव में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज कोई ऐसा विपरीत योग नहीं बना जो कि कुंडली को हार्म कर रहा हो, तो शादी 25वें साल के आसपास में 24, 25, 26 में हो जाती है। लेकिन जब एक पर्सन की शादी एक बार टूट चुकी होती है,
तो वो पूरा जो सेटअप है ना शादी का वो फिर क्लोज हो जाता है, फिर एक नया लाइफ शुरू होता है और उस नए वाले में शादी के स्लॉट्स नहीं होते हैं। फिर अगर कोई ज्योतिषी आपको कहता है कि दूसरे विवाह का योग इस वर्ष में बनेगा, तो दैट मीन्स वो आपको थोड़ा सा बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दूसरे विवाह का जो योग है, अब आपकी एक शादी खत्म हुई, कभी भी कर लीजिए भैया, क्योंकि पहला ही मेन होता है अकॉर्डिंग टू द कुंडली। तो इसीलिए जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी एक्चुअली सक्सेसफुल होगी, आप खुश रहेंगे, फुलफिल रहेंगे, आपकी पहले वाली लाइफ से मच बेटर आपकी अगली लाइफ होगी, तो इसलिए उसमें चले जाएं। और अगर आप सेपरेट नहीं हुए हैं तो एक्चुअली आपको सोचने की जरूरत है कि आपको सेपरेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो बाय बाय, और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो दूसरी शादी आपका इंतजार कर रही है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए इतना ही। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? थोड़ी सी साइकिक रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों को ये रीडिंग समझ में भी ना आई हो या कंफ्यूजन हो गई हो। अगर बाई चांस आपके साथ थोड़ी सी मैचिंग हुई थी, पास्ट की चीजें आपकी मैच कर रही और आपने बाद की चीजों को मिस आउट कर दिया, रीडिंग समझ में नहीं आई अभी एक बात बताता हूँ, रीडिंग समझ में नहीं आई तो आप इसको रिपीट सुन लें। नाम नहीं लूंगा, किसी ने कमेंट किया है और मैंने उस कमेंट को आज ही रीड किया। उन्होंने लिखा है कि माफ़ कीजिएगा सर, आपकी बातों में इतना खो गई कि समझ में ही नहीं आया आपने क्या क्या कहा, और उनको 5 बार लगे समझने के लिए, मतलब उन्होंने मेरे वीडियो को 5 बार देखा। तो सबसे पहले तो इतना बड़ा प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे वीडियो को 5 बार देखा। और दूसरे, आई एम सो सॉरी कि मेरी बातों में आप खो गई हैं, 4 बार खो गई हैं एक्चुअली, और आप समझ नहीं पाई। तो कुछ ऐसा सम्मोहन नहीं है, बस ये आपकी अपनी एक ट्रस्ट है, आपका अपना एक लगाव है मेरे प्रति, जो मैं बिल्कुल दिल से स्वीकार करता हूँ। और मुझे एक्चुअली अच्छा भी लगा रीड करके आपका कमेंट, और थोड़ा बुरा भी लगा। मैं आपका नाम बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी की भी प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। तो खैर मुझे ये कहना था, और आपको जो आपने कमेंट किया उसके लिए दिल से थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब कोशिश करें कि पहली बार में समझ लिया करें, बाद में देख लें 4 बार रिपीट करके लेकिन एक बार में क्लोज समझ लें। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही, यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और चलते चलते आपको बता दूं कि स्टोरी वाला जो चैनल मेरा है उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और उस पर भी बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि उस पर भी स्टोरीज अब रेगुलरली पढ़नी शुरू हो गई हैं। अगली जो स्टोरी उस पर मैंने डाली है, उस स्टोरी का टाइटल है आनंद की कहानी। बस इतना ही बताऊंगा, इस कहानी के बारे में कोई भी हिंट आपको नहीं देना मुझे। नाम सुने फिर से, आनंद की कहानी। बहुत प्यारी कहानी है, आप जाएं इसको सुने, एंजॉय करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। जीवन में अगर सचमुच में आप कुछ ज्ञान चाहते हैं तो आपको ये कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही मार्मिक और दिल को छूने वाली कहानी है। तो इसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं दूंगा, यानी कि जैसे कहते हैं ना, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। पाइल नंबर 2, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर गदा, जो भीमसेन और हनुमान जी चलाते थे, उसको अगर आपने चूज किया है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप अलग हो चुके हैं या अलगाव में जा रहे हैं, तो आपकी सेकंड मैरिज की कितनी चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, काफ़ी दिन से ये एक पेंडिंग टॉपिक था, तो आज इसको लिया गया है। तो मैं अपने चैनल पर, आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो मैं बता दूं कि आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे टॉपिक्स को भी टच करूंगा जिन्हें नॉर्मली दूसरे रीडर्स टच करना पसंद नहीं करते हैं। अब शुरू कर दिया है, आज से ये थोड़ा सा ऑकवर्ड टॉपिक पहला आया है, अब इसके बाद और भी आएंगे। तो एक रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी लोगों की हेल्प हो जाए। तो जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम नहीं है, पहले बता दूं, जिन लोगों की शादी एकदम बढ़िया चल रही है, कोई इशू नहीं है, वे पाइल ना चूज करें, एंजॉय करें वीडियो को अगर आपको देखना है तो, क्योंकि आपके साथ तो मैच करेगा नहीं। मैं बताऊंगा खराब चल रहा है, आप सोचेंगे अरे सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, कल तो पति देव मिठाई लेकर आए थे या कल पत्नी जी ने तो वो रसगुल्ले बनाए थे घर में। तो ऐसा कुछ होगा तो आप इसको अपने से रेजोनेट ना करें। लोगों के जीवन में काफ़ी समस्याएं होती हैं, कुछ लोग जानना चाहते थे, इसलिए ये वीडियो आज बनाया गया है। तो चलिए पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या चीज़ें आई हैं। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए आया है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड है, ये कभी कभी ही फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं। दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। कार्ड नंबर 3 की पोजीशन जो है, मतलब 3 पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स। 2 कार्ड स्वॉर्ड हाउस के। चौथा कार्ड आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स। और कार्ड नंबर 5 मेरे पास जो आया है ये है 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स का।
ओके ओके ओके। पाइल नंबर 3, आपकी सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल हो रखी है। आप एक सेपरेशन में जाने के बावजूद अपने पुराने पार्टनर को प्यार भी करते हैं, चाहते भी हैं और उसके साथ रीयूनियन में जाना चाहते हैं। गजब, मज़ेदार। मतलब मैं कोई बुरा नहीं मान रहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं तो कह रहा हूँ ये एक मज़ेदार बात है। आमतौर पर लोग ऐसा नहीं चाहते, कुछ ही लोग ऐसा चाहते हैं। खैर, शुरू से बात करते हैं कि जब आपकी शादी हुई उसके बाद आपको एक स्टेबल मोमेंट दिखना शुरू हुआ, या ये कहें कि एक ऐसी सिचुएशन आपको मिली जो सिचुएशन आपने सोची नहीं थी और आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जो है सही है, जैसा है सही है, जैसी है ठीक है, जैसा कर रही है बढ़िया कर रही है, जैसा कर रहा है करने दो, मुझे बस एडजस्ट करना है। आप एडजस्ट करते रहे, 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 एडजस्ट करते रहे। कितनी बार हो गया? 7-8 बार हो गया ना। अब और एडजस्ट करना है? नहीं। तो फिर जैसे मैं पक गया 7-8 बार बोल के, ऐसे आप भी पक चुके थे एडजस्ट कर करके। याद आया? हाँ जी, याद आ गया होगा आपको। पुरानी बात हो गई ना काफ़ी। तो उस एडजस्टमेंट को फिर आपने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, मेरी ओर से अब इस चीज़ को यहीं रोकते हैं, अब देखते हैं उधर से एडजस्ट होता है कि नहीं होता। और फिर उधर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया क्योंकि आपने तो एडजस्टमेंट बंद कर दी, एडजस्ट कर करके थक चुके थे। फिर शुरू हुए झगड़े, ठीक है ना, उसको झगड़ा ही कहेंगे ना। मतलब तू मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको पता है क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं चीज़ों को। और मजबूरी में आपको एक कठोर निर्णय लेना पड़ा और आप इस रिलेशन से अलग हो गए या अलग हो गई। आपने पत्थर रखकर दिल पर उस डिसीजन को लिया और अब उस डिसीजन के साथ आप स्टिक हैं, रुके हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने उस डिसीजन के ऊपर कोई पछतावा नहीं है। ये काफ़ी बढ़िया बात है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है। आपको लगता है कि अभी भी चांस है और आपका ये सोचना एक्चुअली गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि आपको ठीक से पता है कि एक्चुअली चांस नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन चुकी है। ये प्रेजेंट वालों के लिए बता रहा हूँ जिनके प्रेजेंट मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ये उनके लिए नहीं है जो हट चुके हैं, या उनके लिए भी नहीं है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, जिनको अपने पति पे जरा मोरा सा शक है, बाकी मैरिड लाइफ सही चल रही है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो रेजोनेट ना करें अपने साथ में, वरना खामखा वो शक के दायरे में अपने मैरिड लाइफ को ले आएंगे। इसीलिए ये नाजुक विषय थोड़ा सा लेने से कभी कभी बचता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं चाहता हूँ लोग पर्सनल में चले जाएं। खैर, मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जनरल रीडिंग ही चाहिए, तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चूंकि वो सिचुएशन उस तरह की बन गई है और आपको पता है कि उस सिचुएशन को अब हटाया नहीं जा सकता और उस सिचुएशन का कुछ हो नहीं सकता, तो आपको अब इस रिश्ते के बारे में, अपने वर्तमान रिश्ते के बारे में ठीक से सोचना है कि ये आगे ले जाना है या यहीं पर ख़त्म करके आगे बढ़ना है। खैर, अब यहीं पर ख़त्म करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में आपको अपने बारे में थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। दूसरों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को यहीं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इस रिलेशन में थोड़ा इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं, तो थोड़ा समय अभी और लगेगा आपके दिल को ठीक से टूटने में। थोड़ा समय और लगेगा जब आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा सेपरेट होंगे। और जो लोग इस रिलेशनशिप से हट चुके हैं उनको बता दूं कि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई अफेयर है तो उस अफेयर के खत्म होने के चांसेस यहां दिख रहे हैं, शादी का चांस नहीं दिख रहा है। फिर से बता दूं कि जिन लोगों का रिलेशनशिप शादी खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है, वो एक नई शादी करना चाहते हैं और अगर किसी पार्टनर के साथ में हैं अभी और उन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया था, ऐसा नहीं सारे वाले, पाइल नंबर 3 आपने चूज किया था गधा, तो आपकी जो ये एक अफेयर जो चल रहा है या एक किसी पार्टनर के साथ आपका छोटा सा रिलेशनशिप शुरू हुआ है, इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप नहीं है। इसलिए बड़ा संभाल करके रहें, प्रैक्टिकल रहें, इमोशंस को ज़्यादा बहने ना दें और अपने पार्टनर के बारे में तहकीकात ठीक से कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन अदरवाइज उसका बना हुआ है। और पाइल नंबर 3 आपके लिए एक कार्ड मुझे और निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली देखना है कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि लास्ट कार्ड आ गया 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स का, जिसने कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अब टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। मुझे लग रहा था कोई ना कोई ऐसा कार्ड आएगा जो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो बता रहा है वही फाइनल है, क्योंकि वो
थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कहना यही है कि बस ये फाइनल है, इसके आगे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कौतूहलवश निकाल लिया, एक कार्ड तो आ गया टेम्परेंस, और टेम्परेंस ने अभी तक कुछ बोलना शुरू नहीं किया। इस कार्ड ने अभी तक कुछ भी बताया नहीं है। अगर ये कुछ बताते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं बताते तो वो भी बता करके बंद कर दूंगा। देखते हैं, जेन कार्ड्स आपके लिए निकालना है। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है मेरे पास ये है प्लेफुलनेस। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है वो है पॉलिटिक्स। आपके लिए कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर आया है लेजीनेस, और आपके लिए कार्ड नंबर 4 पर आया हुआ है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो आपकी इमेजिनेशंस को दिखाता है। और आखिरी कार्ड आपके लिए आया है पॉसिबिलिटीज़ का। और अब मेरे पास जेन कार्ड्स जो आए हैं, ठीक है कभी कभी हमसे भी गलतियां होती हैं। जेन कार्ड कहते हैं कि ये 6वां कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हम तो आ ही रहे थे, क्या ज़रूरत है। तो ठीक है, उनकी ज़रूरत, उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो टेम्परेंस को हटा देते हैं क्योंकि इसने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है, एक वाक्य नहीं, एक शब्द नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बिल्कुल डेड कार्ड मेरे पास आ गया है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा। तो जाइए सर, आप अपने बाकी साथियों के साथ बैठें। होता है ऐसा, जिस कार्ड को बताना नहीं होता वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। जैसे कभी कभी होता है ना, आप 4 दोस्तों के साथ मिले, किसी को नहीं बोलना तो एकदम चुपचाप बैठा रहता है। तो कहते क्या गूंगे हो क्या? तो अब इनको तो हम डांट नहीं सकते, ये सब तो खैर ठीक है। जीवन में जो कुछ मैंने अभी आपको बताया, अब उस पास्ट की चीज़ों को नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको फ्यूचर का पहले बता देता हूं कि आपकी शादी की पॉसिबिलिटी एक्चुअली है, लेकिन थोड़ा सा दूर है। और उस पॉसिबिलिटी के लिए आपको कुछ चीज़ों में प्रिपरेंस करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं अभी सब कुछ बता चुका हूं आपके जीवन में क्या क्या हुआ, तो उस चीज़ को फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। आप उस पर्सन की तरह से बिहेव करना शुरू कर दें जो पर्सन आप एक्चुअली बनना चाहते हैं, ना कि जैसे कि आप हैं। किसी को परवाह नहीं आप कैसे हैं। इसका मैं जब कभी किसी को एग्जांपल देता हूं तो यही कहता हूं ना कि कैसे, जैसे लोग कहते हैं ना, हम जेन्युइन रहेंगे, हम अपने आप को क्यों बदलें, हम एक नकाब क्यों लगाएं, हम मुखौटा क्यों लगाएं, हम अपने आप का जो फेस मेरा जैसा है, भगवान ने जैसा भेजा हम वैसे ही रहेंगे। तो भैया भगवान ने तो वैसे ही भेज दिया था, हम तो कपड़े पहन के घूम रहे हैं। भगवान ने तो कंघी भी नहीं करी थी, तो बाल खराब करके घूमो, है ना। तो इसका मतलब बनाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। भगवान ने तो घर भी नहीं दिया था, भगवान ने घर दिया था किसी को? नहीं दिया था ना। सारे लोग तो ऐसे ही आते हैं दुनिया में, वो तो उनकी फैमिली वाले उनको अपने घर ले आते हैं। वरना बताइए आपका घर है? भगवान ने बताया कहाँ पर घर है? नहीं बताया ना। तो फिर जाइए गुफा में रह लीजिए या पेड़ के नीचे सो जाइए, नहीं करेंगे, घर में जाएंगे। तो ऐसे ही हर चीज़ को बनाना पड़ता है, सब कुछ लाइफ बना करके नहीं देती है। तो अब आप अपने आप को उस तरह से बनाने की कोशिश करें जिस तरह से आपको एक्चुअली बनना है। दूसरे, अपनी सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश करें। अच्छी बुरी जो है सिचुएशन है तो आपकी, और उस सिचुएशन में अभी प्रेजेंट में, मैं उन लोगों की बात अभी कर रहा हूं जिनकी शादी टूट चुकी है, जो हट चुके हैं। तो जब आप उस रिलेशन से बाहर आ चुके हैं तो एक तरह से आपकी अपनी चॉइस है, एक तरह से आपका अपना जीवन है। अभी भी आप परेशान घूम रहे हैं तो फिर कहूंगा नहीं, आप समझ जाएं तो नहीं घूमना चाहिए। कभी कभी मतलब जोश में आकर के डांटने का मन इसलिए करता है, मैं डांटता नहीं हूं, मतलब मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अच्छा मैं क्लियर कर दूं। कभी कभी लोग कहते हैं ना, आपने डांट दिया, जोर से बोल दिया, नाराज हो गए आप। तो मैं नाराज नहीं होता, ये कार्ड्स नाराज होते हैं। जब से ये गुस्सा हो जाते हैं ना तो ये चिल्लाना शुरू कर देते। तो ये चिल्ला रहे हैं आपके ऊपर कि यार क्या कर रखा है जीवन का तुमने, मतलब हद कर रखी यार। अलग भी हो गए फिर भी उसी को ढो रहे हो तुम। बोझ उतार दिया है, उसके बावजूद उस बोझ की परछाई को सिर पर लाद के चल रहे हो। क्यों चल रहे हो? छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। फिर कहते हैं कि अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा ठीक करें। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन को कि भविष्य में मेरा जीवन ऐसे 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 खराब हो सकता है, वो एक्चुअली वैसे 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 नहीं, वो दूसरी तरह से खराब हो सकता है। खराब तो हो ही सकता है, जरूरी थोड़ी कि बन जाए। और खराब क्यों हो सकता है? क्योंकि आप किसी अफेयर में या किसी क्रश के पीछे परेशान हो रखे हैं। तो अगर आप किसी क्रश या अफेयर में परेशान हैं तो उस अफेयर या क्रश के बारे में छानबीन करनी शुरू कर दें, अच्छे से छानबीन करें, और उससे उसकी लाइफ के बारे में लगातार सवाल पूछते रहें। ऐसे सवाल भी पूछें जो थोड़ा ऑकवर्ड हो, जिन सवालों को पूछने में आप थोड़ा हिचकिचा जाते हो कि अरे इतना भी पर्सनल क्यों होना किसी से। तो अगर आप उससे शादी के बारे में प्लान कर रही हैं तो फिर होइए ना पर्सनल, पूछिए उसको, उससे थोड़ा सा नाजुक सवाल पूछिए, थोड़ा ऐसी चीज़ें उससे पूछ लीजिए जो वो उसको असहज कर दे, और उसको बता दीजिए कि आपको थोड़ा सा अपने आप को डाउट फ्री करना है, क्योंकि एक रिलेशन में आप परेशान हो चुकी हैं, अब दूसरे में नहीं परेशान होना। मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे पता है नहीं हूं, आई नो दैट, तभी तो मैंने आपको चूज किया है। लेकिन आप अगर बातें नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो डोंट बी मिस्टर हाइड, बी प्रैक्टिकल, बीइंग अ ओपन बुक विद मी।
और जो लोग अभी सेपरेशन में नहीं हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि आपके जीवन में एक्चुअली पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। पॉसिबिलिटी इस चीज की बनी है कि आप अपने जीवन को बेहतर कर सके। यहाँ इस चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है कि अगर आप अभी और इन्वेस्ट करें इस रिलेशनशिप में तो ये रिलेशनशिप सुधर सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट और करते हैं इसमें तो नुकसान आपका और होगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे डूबते हुए शेयर में पैसा लगाना। शेयर मार्केट में वो शेयर गिर रहा है और आप उसमें पैसा डाल रहे हैं और फिर वो आकर के 1 रुपए पे टिक गया, अब बेच लीजिए, नहीं बिकेगा। कभी कभी जीरो भी हो जाता है ना स्टॉक मार्केट में। जो लोग करते हैं उनको पता होगा। मैंने तो 1 रुपए की बात करी, मान लेते हैं 1 रुपए पे आके टिक गया और वहीं पर रह गया, अब वो आगे नहीं जाना, तो क्या करेंगे? सारा पैसा गया। तो इन्वेस्टमेंट को रोकना भी एक कला है, एक आर्ट है। तो इन्वेस्टमेंट को रोकें अपने रिलेशन में। अब आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो देख लें, अपने हिसाब से काम करें। आपके जीवन में संभावना बनी हुई है। संभावना इस बात की बनी है कि आप अपने जीवन को अकेले भी आगे ले जा सकते हैं। संभावना इस बात की भी बनी है कि आपकी शादी हो सकती है, आप किसी के साथ जा सकती हैं। लेकिन अब आपकी जो शादी होगी वो एक अरेंज मैरिज की तरह होगी, लव मैरिज की तरह से नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों के लिए मैंने पाइल 1 और 2 में लव मैरिज या अरेंज मैरिज का मामला नहीं बताया है, उनकी शादी दोनों में से किसी भी तरह से हो सकती है, इसलिए कंफ्यूज ना हो अगर आप पाइल नंबर 3 देखने आए हैं तो। और अगर आपने पाइल 1, 2 के बाद में नहीं देखा है तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो अपने हिसाब से कन्वे करेंगे तो उनको मैं रिप्लाई कर लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को समझाएं कि अब आप अपने जीवन में खुशहाल रहना शुरू करें। आपके लिए प्लेफुलनेस का कार्ड आया है जो बताता है कि जितना ज्यादा आप अपने ऊपर फोकस कर देंगे, जितना ज्यादा नॉर्मल फील करना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रेस में रखेंगे, जितना ज्यादा इस चीज को मानकर रखेंगे कि दूसरे सिर्फ आपको धोखा देने के लिए पैदा हुए हैं और आप सिर्फ धोखा खाने के लिए पैदा हुए हैं, जन्मे हैं मतलब, तो ये चीज दिमाग में ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए अपने बारे में नेगेटिव सोचना बंद करें, पॉजिटिव थॉट में आए, पॉजिटिव अप्रोच में आए और जीवन को आगे बेटर बनाने की कोशिश करें। तो अब मैं उनके लिए थोड़ी सी बातें बताऊंगा जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं और उससे निकल नहीं पाए हैं या निकलना चाहते हैं या परेशान हैं कि निकलें या ना निकलें। उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपके जीवन साथी के जीवन में किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी सिचुएशन आता है तो आपको और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए आगे की चीजें सहज नहीं हो रही हैं। आपके लिए हालांकि पॉसिबिलिटीज तो हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं के लिए आपको थोड़ा सा कटना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। और जब तक आप उस चीज के लिए तैयार नहीं होते तब तक वो संभावनाएं आपके पास आएंगी नहीं, आप इसी डिप्रेस कंडीशन का शिकार रहेंगे। तो बेटर है कि इस चीज से बाहर निकलें। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक मतलब रिलेशनशिप में अब नहीं है, डिवोर्स आपका हो चुका है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बस आपको लव मैरिज में नहीं जाना, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं और बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने के बाद में अगले 3 महीने, और हाँ जी, पहली चीज तो अगले 3 महीने तक थोड़ा सिक्योर रहें, थोड़ा इंट्रोवर्ट की तरह रहें, अपने बारे में लोगों को कम से कम जानकारी दें। लोग अगर पूछते भी हैं क्या हुआ तो बस दिल नहीं है या आप आहत हैं, इस चीज का दिखावा ही करना पड़े, भले दिखावा कर दें, कोई बात नहीं कि आप दिल से बहुत आहत हैं और बात नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे, तो कोई भी बात नहीं करेगा। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मत बात करिए। 3 महीने आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट रहना पड़ेगा ताकि आप आत्मचिंतन कर सके, अपने आप के साथ बैठकर विचार विमर्श कर सकें। अब इंट्रोवर्ट का मतलब एक कमरे में बंद रहना नहीं हुआ। इंट्रोवर्ट का मतलब थोड़ा सा सोशलाइट लाइफ से दूर हट जाएं, थोड़ा रिलेटिव से दूर हट जाएं। कोई फंक्शन वगैरह पड़ता है तो कोशिश करें ना जाएं। अगले 3 महीने थोड़ा सेपरेट रहें। 3 महीने के बाद आप थोड़ा सा रिवाइव हो चुके होंगे और अगली जंग के लिए, जीवन जंग का ही नाम है, अगली जंग के लिए आप तैयार होंगे। अब ये जो जंग मैंने कहा वो उसका रीजन क्या था मैं आपको बता दूंगा। जंग के लिए तैयार इसलिए कहा है मैंने क्योंकि वे लोग जो अभी रिलेशनशिप में हैं वे आगे के बारे में भी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अगर इसको छोड़ दूं, अलग चली जाऊं या अलग चला जाऊं तो शायद मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, वो हो। दुनिया भर की प्लॉटिंग चल रही है। तो वो प्लानिंग बंद कर दें प्लीज। पहले तो आप अपने जीवन को ट्रैक पर लाएं। जब ट्रैक पर ले आएंगे तो वहां से आगे कैसे ले जाना है वो चीजें उस समय आपको समझ में आ जाएंगी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ प्लेलिस्ट को चेक करें। वहां पर और भी टॉपिक्स पर मैंने टैरो रीडिंग करी है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइफ में। और साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो स्टोरी के लिए मैंने नया चैनल बनाया है
उस चैनल का लिंक पहली चीज़ तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी चीज़, उस पर एक नया स्टोरी पोस्ट किया गया है, जिस स्टोरी का जो टाइटल है वो है आनंद की कहानी। जी हाँ, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, कोई हिंट नहीं दूंगा ये कहानी किस चीज़ पर है। आप जाएं उस चैनल पर देखें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस चैनल को थोड़ा शेयर करें ताकि दूसरे भी सब्सक्राइबर उस पर आ सकें। तो फाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और चलते चलते आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग करता हूं लोगों के लिए। तो अगर आपको अपने लाइफ से जुड़ी किसी प्रॉब्लम में मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। मेरी टीम आपको, सबसे पहले आपका मैसेज मेरी टीम को ही जाएगा और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी कि आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक हो सकता है, सारी चीज़ें वो आपको सारी जानकारी देंगे और तब मैं आपके लिए टैरो रीडिंग करूँगा। तो मेरा शेड्यूल को एक्चुअली मेरी टीम ही बनाती है, उनके अकॉर्डिंग ही मैं काम करता हूँ, क्योंकि अब खुद ही सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते होंगे। तो फाइल नंबर 3 आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।